नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। मेरा नाम है मंगेश और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा निबंध का 10वां निबंध हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, जिसके लेखक है डॉक्टर बी.एन. ओहदार। इसके पहले हम लोग एक और निबंध सब टॉय चल है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें। ये वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है, तो अगर आप खोटा को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। यह एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक जो हैं वो झारखंड की श्रम, समता और सह-अस्तित्व, सहयोगात्मक सरलता और प्रकृति अभिमुखता जैसे प्राणत्व तत्व वाली संस्कृति संकट के दौर से गुजर रही है, इसके बारे में बताते हैं। मतलब लेखक बताते हैं कि झारखंड की जो संस्कृति है, जिसमें श्रम है, समता है, सह-अस्तित्व है, सहयोगात्मक है, सरलता है, ये जो प्राणात्मक तत्व वाली संस्कृति है, वो आज संकट के दौर से गुजर रही है। सिंपल सी अगर आप बात याद रखेंगे तो ये समझेंगे कि झारखंड की जो संस्कृति है, वो संकट के दौर से गुजर रही है। इसी के बारे में लेखक क्या करते हैं, बता रहे हैं। लोग अपनी संस्कृति में बाहरी संस्कृति के दबाव में अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वो बाहरी संस्कृति के दबाव में आकर अपनी संस्कृति से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं। और यह एक चिंतनीय विषय है। मतलब यह एक चिंता का विषय है। आगे लेखक बताते हैं कि अभी झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। मतलब यहाँ पे नई संस्कृति या संस्कृति का पुनर्जागरण दोबारा से शुरुआत हो रहा है। इस समय संस्कृति शब्द की चर्चा बहुत जोरों पे है। और जब संस्कृति का पुनर्जागरण का समय चल रहा है तो जो संस्कृति शब्द है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो संस्कृति को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम एक और शब्द जिसको सभ्यता कहते हैं उसे समझा जाए। दोनों को समझने में कभी-कभी हम भूल कर देते हैं। किसको? संस्कृति और सभ्यता को समझने में कभी-कभी भूल कर देते हैं, क्योंकि दोनों का जो अर्थ है वो काफ़ी सिमिलर हो जाता है। दोनों के बीच में बहुत थोड़ा-सा अंतर होता है, जिसे लेखक कहते हैं कि बहुत ही मामूली अंतर है। दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, ठीक है? और यदि एक सभ्यता है तो दूसरा क्या है? संस्कृति है। चलिए, इसे हम इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपने सुखों के लिए जो भी आविष्कार किया गया है, वो सभ्यता है। ठीक है? तो सभ्यता क्या हुआ? जो भी चीज़ हम अपने सुख के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आविष्कार किए हैं, उसे क्या कहेंगे? सभ्यता कहेंगे। जैसे मोटर, रेल, बिजली, हवाई जहाज़, कपड़ा, कंप्यूटर इत्यादि। ये सारी चीज़ें किस में आएँगी? तो सभ्यता में आएँगी। क्यों? क्योंकि इनको हम जो है वो अपने अ, सुख के लिए आविष्कार में किए हैं। इन सब को मानव ने अपने सुख के लिए आविष्कार किया है और यही क्या है? सभ्यता है। अर्थात जितने भी भौतिक वस्तुएँ हैं, सभ्यता है। इसलिए कुछ विद्वान जो है वो सभ्यता को भौतिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है? तो विद्वान लोग कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा है कि जो सभ्यता है वो क्या है? हमारी भौतिक संस्कृति है। क्योंकि भौतिक चीज़ों को ही क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग संस्कृति शब्द को समझना चाहें तो वो क्या है? ये समझने के लिए ज़रूरत है कि हमारा विचार, चाल-चलन, काम करने का तरीका, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा जीवन दर्शन, हमारा विश्वास इत्यादि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कहाँ से? अपने बाप-दादा से सीखते आ रहे हैं और इन सभी चीज़ों का जो मिला-जुला कर रूप बना है, हम वही हम हैं। ठीक है? और यही हमारी क्या है? संस्कृति है। मतलब हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो हम लोग अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बाप-दादा से जो सीखते आए हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर कौन बने? हम हैं। इसी से हमारा दिखता है कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ही मिला के क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है? संस्कृति है। तो संस्कृति और सभ्यता शब्द आप समझ गए होंगे। अब लेखक जो हैं, वो सभ्यता और संस्कृति शब्द को अंतर समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और चलिए वो उदाहरण देखते हैं कि कौन-सा उदाहरण है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ये जानना ज़रूरी है। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि आग है मनुष्य का आविष्कार, ठीक है? लेखक बताते हैं कि आग है मनुष्य का आविष्कार। मनुष्य अपने सुख के लिए आग का आविष्कार किया, तो आग क्या हो गया? सभ्यता हो गया। तो हम चाहें तो आग से पूरी दुनिया को जला सकते हैं। वहीं पूरी दुनिया के लिए आग का प्रयोग करके हम सभी के लिए भोजन
पका सकते हैं। दोनों काम किया जा सकता है। या तो हम आग का उपयोग पूरी दुनिया को जलाने के लिए कर दें, या फिर उसी आग का उपयोग करके सभी के लिए हम क्या कर लें? खाना बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आग का प्रयोग हम दुनिया जलाने के लिए करते हैं, या फिर आग का प्रयोग हम सभी के लिए खाना पकाने के लिए करते हैं। अगर हम इसका प्रयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं, तो वो हमारी क्या है? सभ्यता होगी। लेकिन अगर हम इसे दुनिया जलाने के लिए करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति नहीं, बल्कि वो क्या है? विकृति है। यदि मानव के हितों में इसका प्रयोग करा जाए, तो वो क्या होगा? संस्कृति होगा। ये तो बता दिए कि अगर आप खाना बनाने के लिए आग का उपयोग करते हैं, तो वो हमारी क्या है? संस्कृति हो सकती है। लेकिन अगर हम इसका उपयोग दुनिया जलाने के लिए करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति नहीं, बल्कि वो क्या है? विकृति है। हम लोगों की जो संस्कृति का झलक है, जो हमारी संस्कृति है, वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो संस्कृति जो है वो पर्व त्योहार, गीतों, हमारा चाल-चलन, उठना-बैठना, हमारा पींधना-ओढ़ना, पहनावा, हमारे काम करने के तरीके और हमारा नियम-कानून व्यवहार में देखा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो संस्कृति का झलक है, अगर उसकी संस्कृति देखना है, तो उसके पर्व त्योहार, गीत में, उसके गान में कैसा वो गाना वगैरह गाता है, उसके चाल-चलन, उसके उठने-बैठने के तरीका, उसका पहनावा से और काम करने के तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि उसकी संस्कृति कैसी है। इस क्षेत्र का नाम झारखंड है, अर्थात धरती का ऐसा खंड व टुकड़ा जहाँ जंगल झाड़ी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगर इस आप शब्द को तोड़ के देखेंगे तो झार और खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा और झार का मतलब जंगल झाड़ी। तो झारखंड का अर्थ हुआ कि ऐसा खंड व टुकड़ा जहाँ क्या है, सिर्फ जंगल झाड़ी मुख्य रूप से पाया जाता है। और झारखंड कोई नया नाम नहीं है। इसका उल्लेख जो है वो बौद्ध साहित्य में, वेदों में और पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, तो अगला आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सटा हुआ है। मतलब झारखंड से ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या है? सटे हुए हैं। जहाँ भारत के सबसे अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कितने-कितने तरह के पिछड़े जाति और सदान रहते हैं। किसमें? झारखंड की बात किया जा रहा है कि झारखंड में भारत के सबसे अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुत तरह के पिछड़ी जाति और सदान यहाँ पे रहते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ मुंडा समूह, जिसे आग्नेय आस्ट्रिक की अनेक जातियाँ, मुंडा समूह की अनेक जातियाँ जैसे मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, महिल, महली, भूमिज रहते हैं। यही सब यही सब पूरी दुनिया में सबसे पहले सभ्य हुए जाति हैं। अब लेखक ये बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पहला जो सभ्य हुआ जाति है वो यही लोग हैं। कौन? तो जो अभी आप पढ़े कि मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, यही लोग पूरा दुनिया में सबसे पहले सभ्य हुए थे। दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में ऑस्ट्रो एशियाई के वंशज हैं। ये जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई के वंशज हैं। इस रूप में कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है वो मुंडा समूह ही क्या हुए थे? सभ्य हुए थे। इसके पीछे बाकी दुनिया सभ्य हुई थी। आगे लेखक बताते हैं कि ये बात सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा। ये भी सवाल किया जा सकता है कि अगर मुंडा जाति को ठीक से कपड़ा लाता पहनना भी नहीं आता, तो ये दुनिया में सबसे पहले सभ्य जाति कैसे हुआ? और इनका सवाल लाज़मी है। तो यहाँ लेखक एक बात बताते हैं कि इस सवाल का आंसर जानने के लिए एक बात जान लेना आवश्यक है कि कोई भी जाति के पास सभी भौतिक सुख-सुविधा, सभी वस्तुएँ, बड़ा-बड़ा घर-गाड़ी, मोटर गाड़ी है, किंतु यदि समाज शोषणकारी व्यवस्था का स्वरूप लिए है, उसका विचार ठीक नहीं है, सह-अस्तित्व की भावना नहीं है, एक-दूसरे के हित-अहित का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वैसी जाति को सभ्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है? वो जाति सभ्य नहीं होगी। तो मनुष्य का प्रत्येक कर्म मनुष्य के हित के लिए नहीं होता है। ठीक है? लेखक बताते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म मनुष्य के हित के लिए नहीं होता, तो वैसी स्थिति में हम उसे सभ्य जाति नहीं मानेंगे। ठीक है? सभ्य का मतलब सीधे-साधे अच्छा पहनावा, गाड़ी मोटर और साफ-सुथरा तथा सुख में रहना नहीं है। सभ्य तो तभी कहा जा सकता है जब इन सुविधाओं का सबको क्या मिले? बराबर-बराबर हक मिले। सबको बराबर लाभ मिले तभी हम उसे सभ्य कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा-अच्छा पहनावा कर रहा है, किसी के पास गाड़ी है और कोई बहुत गरीब है, तो वो सभ्य नहीं हुआ। सभ्य का मतलब
लेखक बताते हैं कि सभी सुविधाओं को बराबर लोगों को मिले, सभी को बराबर हक मिले, तभी हम उसे सभ्य कहेंगे। इस विचार से मुंडा जाति और इस झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोग ज़्यादा सभ्य हैं। ठीक है? तो जो सभ्य का विचार अभी आप लेखक बताएँ, उसमें से उस अगर विचार को हम इम्प्लीमेंट करें, लागू करके देखते हैं, तो देखेंगे कि जो मुंडा जाति है, जो झारखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा सभ्य हैं। क्योंकि यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था कैसा है? सामंतवादी और मानवतावादी है। ठीक है? सबको समान मिलता है, सबको समान बराबर हक मिलता है, मानवतावादी है और सह अस्तित्व की भावना हर एक के जगह पाया जाता है। ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे, 3 शब्द को। कौन-कौन? सामंतवादी, मानवतावादी और सह अस्तित्व की भावना हर जगह पाई जाती है। किसमें? मुंडा समाज में। झारखंड संस्कृति में ऐसी-ऐसी खूबी है और ऐसे-ऐसे चाल-चलन हमारे पास हज़ारों वर्ष पहले से है और ये आज से नहीं है, हज़ारों वर्ष पहले से हमारे पास है। वही चाल-चलन एवं कायदा-कानून को दूसरे समाज के लोग अभी अपने आप को सभ्य एवं एडवांस मानते हैं और इसी जो चाल-चलन है, जो मुंडा जो जाति है, वो हज़ारों साल पहले अपना चुकी थी, उस कायदे-कानून को दूसरे समाज के लोग अपनाकर अपने आप को सभ्य और एडवांस मान रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इस सभ्यता मतलब अपनी संस्कृति जो झारखंड की संस्कृति है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। लेखक आगे बताते हैं कि दूसरे क्षेत्र की संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को अच्छे चीज़ों से भूलते जा रहे हैं। ठीक है? जो झारखंड के लोग हैं, वो दूसरे की संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस क्षेत्र में उपनिवेश बना के लूटा जा रहा है या फिर चूसा जा रहा है। यहाँ की भाषा, संस्कृति से शोषण करने वाले लोग घृणा करते हैं। जो यहाँ की भाषा है, संस्कृति है, उसको यहाँ के जो लोग जो इस क्षेत्र को शोषण कर रहे हैं, वो लोग इस भाषा और संस्कृति से घृणा करते हैं। इस विचार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की संस्कृति के ऊपर क्या हो गया? संकट के बादल छाए हुए हैं। इस बात के लिए लेखक इसे एक उदाहरण के रूप में इस प्रकार बताते हैं और जो लेखक का वास्तविक अनुभव है कि यह बात लगभग 1980 की है, तब मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता। लेखक बताते हैं कि बात 1980 की है, जब लेखक मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे। हमारे साथी मतलब लेखक के जो साथी लोग हैं, जब उन्हें ये पता चला कि ये जो लेखक है वो छोटा नागपुर के रहने वाले हैं, तब ये इन्हें जंगली, बोनिया कह के चिढ़ाने लगे। और वे लोग हमेशा ये बात बोलते थे कि हमारे यहाँ की मतलब झारखंड की जो महिलाएं हैं वो बिना पर्दा किए हाट बाजार घूमती है, खेत खलिहान जाती है, पुरुषों की तरह जानवरों का क्या देखभाल करती है। लेखक उनसे पूछते हैं कि इसमें खराबी क्या है? भला उसके पास पेट है, भूख है, उसे पूरा करने के लिए 2 हाथ और 2 पैर हैं। यदि कमा के मेहनत करके पेट भरती है, तो इसमें बुराई क्या है? इतना सुनते ही वे लोग ठहाका लगा के हँसते और कहते, बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्द की तरह बेपर्दा करके शहर और बाज़ार घूमने देते हो, खेत खलिहान घूमने देते हो। औरत इस काम के लिए नहीं होती है। औरत होती है गृह शोभा बढ़ाने के लिए, औरत होती है पुरुषों को सुख पहुंचाने के लिए, औरत के ऊपर कुल खानदान का इज्जत होता है। इज्जत ही सारे बाजार खेत खलिहान में घूमती फिरे तो कुल खानदान की और घर की और हमारी स्वयं की क्या इज्जत रह जाएगी? पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना और उसकी इज्जत की रखवाली करना। ये सारी बातें वहाँ के लोग बताते हैं। किससे कहते हैं? तो लेखक से कहते हैं। कुछ दिन बाद जब लेखक को जब एक शादी समारोह में जाने का मौका मिला, तो वहाँ लेखक ने देखा, ये लेखक बताते हैं कि मैंने देखा उस परिवार की बहू-बेटियाँ खुलेआम घूम रही थी। कोई भी महिला पर्दा में नहीं थी। नई बहुएँ सभी अतिथियों से मिल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देख के लेखक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि महिलाओं को समान अधिकार मिल रहा था वो लोग को। क्योंकि उनके मन में पहले से ये चीज़ बैठा दिया गया था लेखक के मन में उनके साथी द्वारा कि हमारे यहाँ की औरतें पर्दा में रहती है। लेकिन जब ये लेखक देखते हैं कि वहाँ की भी औरतें सबसे मिल रही है, बातचीत कर रही है, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेखक आगे बोलते हैं कि मैंने अपने साथियों से पूछा कि क्या जी
आप लोग तो कहते थे कि हमारे यहाँ की महिलाएं खुलेआम नहीं घूमती है, किसी गैर से नहीं बोलती है, किंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है? तो वो चटपटे बोला, मतलब तुरंत बोलता है कि अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं ये लोग, बड़ा एडवांस परिवार है इनका, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं और इनकी घर की सभी औरतें सर्विस करती है, मतलब कि जॉब करती है। मैंने तुरंत कहा कि हमारे यहाँ की औरतें भी तो काम करती है। लेखक बहुत शानदार जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ की भी औरतें काम करती है, सभी से मिलती है, पर्दा नहीं करती है, हाट बाजार जाती है, खेत खलियान में काम करती है, यहाँ तक कि औरतें बारात भी जाती है। तो हम तो इस परिवार से एडवांस हुए, है कि नहीं? यहाँ हमारे यहाँ की किसी खास परिवार का नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में ऐसा रिवाज है और हमारा पूरा झारखंड ही क्या है, एडवांस हुआ। फिर तो हमें किसी तरह से हम लोग फिर तुम लोग हमें किस तरह से जंगली और असभ्य कहते हो? इतना सुनकर सबका माथा क्या था, चकरा गया। आगे लेखक बताते हैं कि झारखंड का सामाजिक व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। वो 3 गुण कौन-कौन से हैं? तो पहला गुण है श्रम, जिसे मेहनत कहते हैं, समता मतलब समानता, सभी को समान अधिकार, और सह अस्तित्व मतलब जीने का बराबर अधिकार। ये 3 जो गुण हैं, वो दुनिया के सबसे विकसित, सबसे सुसंस्कृत और सबसे सभ्य समाज के गुण हैं। ये तीनों गुण कौन-कौन से? श्रम श्रम और समता और सह-अस्तित्व, ये तीनों गुण जो हैं वो दुनिया के सबसे विकसित समाज जो है उसके गुण हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग अपने इन्हीं गुणों को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, संकट है। लेखक इन तीनों गुणों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि झारखंड के लोग परिश्रमी हैं। वे परिश्रम करके खाते हैं, काम चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते। परिश्रम करके खाने का गुण हमारी वास्तविक संस्कृति का गुण है और यही कारण है कि झारखंड के लोग बड़े सुखी रहते हैं। लेकिन आज इस सोच में अंतर पड़ चुका है। यहाँ के लोग देखने लगे हैं कि जो काम नहीं करता है वह सुखी है और जो मेहनत करता है वह दुखों में समय बिताता है। ठीक है? ये लोग यहाँ के सोचने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। अभी लेखक बताते हैं कि अब ये सोचने लगे हैं कि जो काम करता है, वो दुखी रहता है और जो मेहनत करता है, मतलब जो काम करता है, मेहनत करता है, वो दुःख में समय बिताता है और जो आराम से रहता है, वो सुख में रहता है। ये सोच के यहाँ के लोग भी अब कामचोरी, ठगी और बेईमानी को अच्छा समझने लगे हैं। जो हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, संकट है। हमारी संस्कृति को दूसरी दूसरी जो खूबी है, समानता की भावना। आदमी को आदमी आदमी तो आदमी, यहाँ कुत्ता और बिल्ली को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। लेकिन आज यह गुण भी समाप्त हो रहा है। लेखक बताते हैं कि हमारे जो समाज है, झारखंड का जो समाज है, उसमें समानता का गुण पाया जाता है। यहाँ आदमी को समानता की बात तो छोड़िए, जानवर, यहाँ कुत्ता और बिल्ली का एग्जाम्पल लिया गया कि उनको भी बराबर हिस्सा दिया जाता है। लेकिन आज यह गुण क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। इसलिए झारखंड की संस्कृति के ऊपर क्या है, संकट है। हमारी जो संस्कृति का तीसरा विशेषता है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है जियो और जीने दो। सह अस्तित्व का मतलब हुआ जीने और जियो और जीने दो। ऐसा जीवन दृष्टि हमारे संस्कृति की वास्तविक विशेषता है। अभी भी झारखंड के गांव में कोई भ्रमण करके देखे तो वहां कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता है, ये देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहीं कुर्मी का घर है और वहीं रविदास का भी घर है। मुसलमान, कुर्मी, रविदास, मुंडा आदि झारखंड के गांव में मिले जुले रूपों में बसे हुए हैं। अभी भी मेरे अपने गांव में मुसलमान के घर के सामने कुर्मी सैकड़ों वर्षों से रहते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले झारखंड में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। बाद में कभी नहीं सांप्रदायिक दंगा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब झारखंड में ये सब शुरू हो चुका है। झारखंड झारखंड के लिए सरकार जो योजना बना रही है, उसमें हरिजनों का घर गांव से बाहर बनाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों के बीच भेदभाव वाली विचार फैलाया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, संकट है। चौथी चीज है भाषा। भाषा संस्कृति का वाहक है। कोई भी संस्कृति जो है वो भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अर्थात हमारी संस्कृति या कोई भी अन्य संस्कृति भाषा के माध्यम से प्रकट होती है। यदि भाषा ना हो तो संस्कृति का प्रचार भी नहीं हो पाएगा।
यदि भाषा मर गया तो संस्कृति को कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे मन में अपनी भाषा और संस्कृति के बीच इतनी हीन भावना भर दिया गया है कि अपनी मातृभाषा बोलने में हमें क्या आती है? शर्म आती है। फलतः हमने फलतः हमने अपने भाषा और संस्कृति से लगाव कम कर दिया है। चूँकि अब हमें अपनी भाषा मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, इसीलिए हम लोग इस भाषा से लगाव भी कम कर दिए हैं। हम लोग अपनी भाषा यदि बोलते हैं तो लोग हमें जंगली कहते हैं, और वे लोग अर्थात जो गैर झारखंडी लोग हैं वो तड़ातड़ एकदम बहुत तेज़ी से जहाँ भी जाते हैं अपनी भाषा बोलते हैं। घर हो, बाहर हो, सब जगह बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपने ही घर में, अपने ही एरिया में अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। और यहाँ हमारी संस्कृति के ऊपर फिर से क्या हो रहा है? संकट है। आज भाषा भाषा और संस्कृति का पुनर्जागरण का समय है। रांची विश्वविद्यालय में हमारी भाषा की पढ़ाई हो रही है। हमारी भाषा मतलब ये जो खोटा भाषा लेखक लिखते हैं, उस भाषा की पढ़ाई हो रही है। आईए से लेके एमए तक यहाँ, और यहाँ तक कि पीएचडी तक की पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। लेखक आगे बताते हैं कि केवल पढ़ाई करवाने से, सिर्फ भाषा की पढ़ाई करवा देने से नहीं होगा। इसकी जो ज़रूरत है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारी भाषा को अब कोर्ट कचहरी और बैंक आदि में मान्यता दिया जाए। तो इस प्रकार से लेखक जो हैं वो हमारी संस्कृति के बारे में संकट जो है उसके ऊपर एक निबंध लिखे हैं, और बीच-बीच में कई सारे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाएँ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।